हेलो, मैं डॉक्टर मनोरमा चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। आज हम जनजाति के बारे में देखेंगे कि जनजाति क्या होती है। हमेशा हम सुनते हैं जनजाति के बारे में, कोई उन्हें घुमंतू कहता है, कोई गिरिजन कहता, कोई पहाड़ों पर रहने वाले, कोई उन्हें आदिवासी, कोई आदिम जाति कहता है। तो हमें देखते हैं कि जो मानव है, जो हजारों वर्षों से विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते आ रहा है। मैंने जब से मानव का जन्म हुआ कुछ न कुछ वो कार्य करते आया। उसी प्रक्रिया को देखते हुए वो धीरे धीरे एक लंबे समय तक अपनी गतिविधि में पीछे रहा है। एक लंबे समय तक वो पहाड़ों में, कंदराओं में भटकता रहा। भटकते भटकते उन्होंने जानवरों का शिकार करके अपना पेट की उदर की पूर्ति की और अपने परिवार का लालन पालन किया। जैसे जैसे प्रक्रिया हुई, गुफाओं और घने जंगलों से निकलकर वह कहाँ पर आ गया, वो शहरों की ओर आया और उन्होंने पशुपालन की दृष्टि से अपने परिवार का पालन पोषण किया। माने जिस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे, उस जीवन से वो निकलकर कहाँ आ गए, पशुपालन करने लगे। और उसी में कुछ ऐसे समूह थे जो पिछड़ गए, वो जंगलों और कंदराओं में रहकर तो वो शिकार करके अपने परिवार का पालन करते रहे। कुछ समूह को संसाधन मिल गए, संसाधन मिलने के कारण उन्होंने अपने जीवन को एक नए श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिस्थापित किया। माने वो गतिशीलता की ओर चलने लगे। तो हमने ये देखा कि जनजाति कहाँ निवास करते थे, तो ये देखने में आया कि जंगलों में, पहाड़ों में और कंदराओं में अपना निवास स्थान होता था। अब ये देखते हैं कि उनका व्यवसाय क्या था। यदि वो पहाड़ों, कंदराओं से निकलकर जब समूह से, अपने एक समूह के टोले से बाहर निकलकर आए तो किस तरह से आने लगे। तो कुछ ऐसी जनजातियाँ थी जिन्होंने अपना स्वयं का व्यवसाय किया। अब मृत्यु जनजाति एक ऐसी जनजाति है, उसको घुमंतू जनजाति के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये जनजाति एक स्थान पर रहकर ही अपना कार्य नहीं करती थी। वो जहाँ हर क्षेत्र में, जहाँ भी गांव में, शहर में, जहाँ भी उनको काम मिलता था वहाँ पर अपना काम करती थी और फिर आगे अन्य स्थान पर वो चले जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका कोई स्थायी मकान नहीं होता था, स्थायी जमीन नहीं होती थी, स्थायी रोजगार नहीं होता था, इसलिए उनको घुमंतू जनजाति के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं तक्षण। तक्षण नाम थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन तक्षण का होता बढ़ई। बढ़ई का मतलब जो लकड़ी के सामानों को बनाने वाला, जितने भी किसानी के काम में आने वाले हैं उन औजारों को तैयार करते थे, इसलिए उनको तक्षण कहा जाता है। रथ बनाने वाले, पहले ज़माने में रथ का चलन ज़्यादा हुआ करता था, तो ये जनजाति घुमंतू होने के साथ साथ रथ का भी निर्माण करती थी। इस तरह से अपने परिवार का लालन पालन करती थी। कलाल, बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाना, तांबे और कांसे के बर्तन बनाने में भी अपना इनका योगदान रहता था। पुष्टिक, मुर्गे पालना, क्योंकि शिकारी तो थे, शिकार करते थे, लेकिन इस तरह के पशुपालन करके भी अपनी आजीविका का निर्वहन करते थे, तो ये पशु पालने में भी इनका एक अपना योगदान था। मृगायु, शिकारी जनजाति, ये ऐसी जनजाति थी जो जंगलों में जाकर जंगली पशुओं का शिकार करके अपने बच्चों का लालन पालन करती थी और वही उस शिकार को ले जाकर अन्य बाजारों में बेचती थी, जिससे उनको जो भी धन राशि मिलती थी, जिससे वो अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। इस तरह से बहुत सारे इनके कुछ ऐसे व्यवसाय थे, माला बनाना, है ना, जूट का सामान बनाना, लकड़ी के सामान बनाना, महुआ और जितनी भी औषधियाँ मिलती थी जंगलों से उनको लेकर आना और शहरों में बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करते थे। तो इस तरह से इनकी जीविका चलती थी। अब हम देखते हैं यदि हम कि जनजाति का अपने भारत की जनसंख्या में कौन सा भाग था, तो हम यदि भारत की जनसंख्या में देखते हैं कि भारत में कुछ ऐसा भाग था जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था और इसी कारण, इस पिछड़ेपन के कारण इन्हें अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया। तो हम यदि देखते हैं तो मध्य प्रदेश के 23.70 माने 7 भाग ऐसा है जो अनुसूचित जनजाति का है और ये इसलिए उसको अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। और इसलिए 1931 में जब जनगणना हुई, उस जनगणना में जेड हट्टन ने बताया इन्हें आदिम जाति का नाम दिया गया। इसके बाद बैंस हुए, बैंस ने 1891 में इनको वन्य जाति कहा गया। अब वन्य जाति का मतलब ये, वन्य जाति है गिरिजन, वन्य जाति माने वनों में रहना, वनों में निवास करना और वनों में रहते ही अपने पूरे जीवन को समाप्त करना। वहीं पे उनकी शिक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी जनजातियों के लिए, लेकिन वो वहीं रह के अपने परिवार का लालन पालन करते थे। मर्डॉक ने अपनी परिभाषा के माध्यम से बताया
कि जनजाति एक भिन्न भाषा, भिन्न संस्कृति और सामाजिक समूह वाला। ये बात सही है कि जनजातियों की अपनी भाषा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है और उनका अपना एक सामाजिक संगठन होता है और उसी संगठन के अंतर्गत रहते हुए वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वो अन्य समाजों से दूर ही रहते, माने उनका अन्य समाजों से कोई इस तरह से रिश्ता नहीं होता है। नेक्स्ट देखा जाए कि हावेल ने क्या समझाया कि जनजाति क्या है। जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है और तथा जिसकी एक विशेष संस्कृति होती है। ये बात सही है कि जनजातियों की अपनी एक भाषा होती है, वो उसी भाषा से अपने परिवार के लोगों से या अपना समूह के अंदर बातें करते हैं और उनकी अपनी एक संस्कृति होती है और उसी संस्कृति को वो अपनाते हैं। तो हम ये देखते हैं, हमने अभी तक देखा कि जनजाति के अर्थ को देखा, परिभाषा को देखा और उनके निवास को और व्यवसाय को देखा कि किस तरह से जो जनजाति है, वन्य जाति है या घुमंतु जनजाति है या अनुसूचित जनजाति है, किस तरह से रहकर अपने जीवन यापन को प्राप्त करती हैं, किस तरह से अपने व्यवसाय को चलाती है और किस तरह से हमारी जनगणना के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर इनका कौन सा भाग है। अब हम देखते हैं जनजातियों की विशेषता। जैसा कि हमने पहले अध्याय में देखा था कि जनजाति किस तरह से पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जब उनको अपनी इन कंदराओं से निकलकर, पहाड़ों से निकलकर जब वो कुछ उन्हें ऐसे संसाधन मिले जिससे वो अपने समूह को छोड़कर जंगलों से शहर की ओर आए। अब शहर की ओर आने के बाद उन्होंने अपने नए व्यवसाय शुरू किए। तो जिस तरह से देखते हैं कि उनका जनजाति की हम विशेषताओं पर हम फोकस करते हैं, तो सबसे पहले विशेषता होती है जनजाति समूह, है ना। तो जो जनजाति समूह है कि पहली विशेषता है क्षेत्रीय समुदाय। तो ये हमने पहले भी परिभाषा में देखा था मर्डा की, हावेल की, कि जनजातियों की अपनी एक भाषा है, अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक बोली है और अपना एक सामाजिक समूह है। तो इसी प्रकार देखा जाता है कि जी जनजाति जो समाज है इसकी अपनी एक क्षेत्रीय समूह होता है और उसी समूह में रहकर वो अपनी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उस क्रियाओं को करते हैं। अब नेक्स्ट है सामान्य भाषा। ये हम बार बार देख रहे हैं, बार बार सुनते हैं कि जनजातियों की अपनी एक भाषा होती है, एक बोली होती है। उसी भाषा और उसी बोली के माध्यम से वो एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, अपनी बातों को भेजते हैं, माने संचार का जो माध्यम होता है उनकी अपनी भाषा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जनजातियों की अपनी एक सामान्य भाषा होती है। नेक्स्ट है विस्तृत आकार। जनजातियों का अपना एक विस्तृत आकार होता है। हम पहले देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र से भी देखा हमने कि जनजाति अपने एक समूह के अंदर रहते हुए, अपने एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए, एक विस्तृत आकार में रहते हुए अपनी क्रियाओं को करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जनजातियों का अपना एक विस्तृत आकार होता है, उसी आकार के अंदर ये निवास करते हैं। अंतर्विवाही। अब ये देखा जाता है कि जनजातियों की सबसे बड़ी एक ये विशेषता है कि वह अंतर्विवाही होते हैं। अन्य समाजों की अपेक्षा जनजाति समाज अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना पसंद करता है। यदि कोई इस तरह से अपनी जाति को छोड़कर अन्य जाति के अंदर यदि विवाह करता है तो उसे जाति से बंद कर दिया जाता है। मतलब जाति से बंद करने का मतलब ये होता है कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसे जाति से दूर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसे तो करते बल्कि उसके परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें भी जाति के अंदर नहीं मिलाया जाता है। उसका अपना कुछ दंड होता है, उस दंड को देने के बाद ही वह जाति के अंदर लिया जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जो जनजाति है वो अंतर्विवाही है, माने उनके ही समूह के अंदर उनको विवाह करने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति। जनजातियों की अपनी समान संस्कृति होती है, वो अपनी संस्कृति के अंदर ही रहकर अपना कार्य करते हैं, माने उनके जादू टोने पूजन पाठ ये उन्हीं के अंदर होता है, उसी के अंदर है कि अपनी पूजन पाठ ये करते हैं। तो उनकी अपनी एक संस्कृति होती है और अपनी संस्कृति को ही वो मानते हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो संस्कृति को ही। नेक्स्ट है आर्थिक निर्भरता। यदि हम देखा जाए कि अन्य समाजों की अपेक्षा जनजातीय समाज आत्मनिर्भर होता है। ये भी माना जाता है कि जितना पुरुष आत्मनिर्भर होता है उतनी ही स्त्रियां भी आत्मनिर्भर होती हैं।
पुरुष और महिलाएं दोनों आपस में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। जितना ही महिला अपने घर के काम में अपनी भागीदारी देती है, उतना ही पुरुषों के साथ मिलकर वो कार्य करती है, माने व्यवसाय करती है। यदि पुरुष शिकार पर जाता है तो वो भी जंगलों में जाकर जिस तरह का भी काम होता है उस तरह का वो कार्य करती है। तो हमें ये जान सकते हैं कि जनजाति समाज क्या है, आत्मनिर्भर है, स्वयं है। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि जनजातियों में राजनीतिक संगठन पाया जाता है, उसी के अंदर अपनी क्रियाओं को करते हैं। धार्मिक विश्वास, जनजाति की सबसे बड़ी वो प्रमुख विशेषता है धार्मिक विश्वास। वो देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, उनके उसमें जितने भी जादू टोने या पूजन पाठ होती है, टोटके होते हैं, वो उसको बहुत अच्छे से मानते हैं। वो अपने ईश्वर पर पूरी श्रद्धा भक्ति से विश्वास करते हैं, इसलिए कहा जाते हैं कि वो धार्मिक। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सारी ईश्वर की देन है, ईश्वर के द्वारा हो रही है। यदि पानी गिर रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, पत्ते हल रहे हैं, हवा आ रही है, आंधी आ रही है, हम जो सांस ले रहे हैं, हमें जो भोजन प्राप्त हो रहा है, जो भी क्रियाएं संसार में हो रही है, इस भूमंडल में हो रही है, वो सारी किसके हो रही है, वो ईश्वर के माध्यम से हो रही है। तो ऐसा माना जाता है कि उनमें धार्मिक विश्वास सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। समरूप समुदाय, इनका समुदाय एक सामान्य होता है, सब एक बराबरी एक समुदाय में रहकर ही अपनी क्रियाओं को करते हैं, इसलिए इसको समरूप समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरक्षर जनजाति समाज, ये हम देखते हैं कि जनजाति समाज हमेशा से वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में रहा। तो ये देखते हैं कि शिक्षा का उनके लिए नगण्य है, अशिक्षित होते हुए भी वह रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखा है कि जैसे जैसे ये अपने समूह से निकलकर जब उन्हें अपना एक नया समूह प्राप्त हुआ, तब उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। और आज हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जनजाति समाज हैं जो कंदराओं पहाड़ों से निकलकर भी साक्षर हुए हैं। तो हम ये देखते हैं, ये पहले के उससे था कि जनजाति निरक्षर समाज था, लेकिन आज उन्हें अपनी प्रतिभा के को जानते हुए आज वो भी साक्षर बनने की कोशिश में, और बहुत सारे ऐसे जनजाति वो जो साक्षर भी हैं। सरल समाज, ऐसा माना जाता है कि जनजाति समाज एक सरल समाज है, सीधा समाज है, जो पहाड़ों में रहता हुआ एक सरल और एक सादा जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उन्हें बिल्कुल सरल समाज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमारा जो सभ्य समाज है उस समाज से और सरल समाज में आदिवासी समाज है जो, ये दोनों से पृथक माना जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि जो जनजाति लोग हैं वो बिल्कुल सरल और सभ्य माने जाते हैं। प्रौद्योगिकी विकास से स्तर, प्रौद्योगिक माने औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो इनका विकास का स्तर बहुत कम है, क्योंकि ये जहाँ भी जंगलों से प्राप्त लकड़ी, जड़ी बूटियों से ही और शिकार के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। कोई तरह से कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हुआ करती थी, कोई व्यवसाय के साधन नहीं होते थे इस टाइम, जिससे कि वो अपनी जीविका को बढ़ा सके। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका विकास का स्तर कैसा था, बहुत निम्न था, क्योंकि जो भी वस्तुएं जंगलों से लेकर आते थे, गोंदे, महुआ है, लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, जड़ी बूटियाँ, जब ये गाँव जंगलों से लाकर शहरों में बेचते थे तो जितना दाम इन्हें प्राप्त होना चाहिए इतना दाम प्राप्त नहीं हो पाता था। तो इस वजह से इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा से ही कमजोर रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रौद्योगिक विकास से भी ये निम्न है। विशेषीकरण और श्रम विभाजन, ये भी सही है कि सरल समाज होने के नाते इनमें कोई विशेषीकरण नहीं होता, कोई विशेष योग्यता नहीं होती, और श्रम का भी विभाजन है। क्योंकि जनजाति समाज केवल अपने जीवन को ही चाहता था कि जहाँ तक भी उन्हें काम मिलता था वो काम करते थे, अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे और अपने जीविका पार्जन करते थे। तो जिस तरह का काम भी मिलता था, जड़ी बूटी के माध्यम से या कोई शिकारी के माध्यम से, शिकार के माध्यम से, जो भी उन्हें पूंजी प्राप्त होती थी उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो इसलिए कहा जाता कि कोई विशेषीकरण और संविभाजन जनजाति समाजों में नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाता गया है कि इस प्रकार की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो हम जनजाति समाज में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जनजाति यदि विशेषताएं तो कुछ समस्या भी थी, प्राइवेट प्रॉब्लम से बहुत सारी है कि जिस तरह से उनको जब जंगलों पहाड़ों से निकल कर आए, सब समाज के बीच में आए, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई।
तो हम चलो देखते हैं जनजातीय समस्याएं कौन कौन सी। तो सबसे पहली हुई भौगोलिक पृथक्करण। अभी हम शुरू से देखते आए कि जनजातीय समाज हमेशा से जंगलों में रहा है और जंगल को ही वो अपना घर मानते थे, माने अपनी धरती माँ मानते थे। पूरा जंगल को ही अपना, इसलिए उनको वन्य जाति कहा जाता था, क्योंकि वनों में रहते थे और वो उसी को अपना घर मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गतिशीलता बढ़ती गई, समाज गतिशील हुआ और धीरे धीरे उन्होंने उन आदिवासी लोगों को, उन वन्य जाति को गांव वनों से पृथक्करण किया, मैं उन्हों से निकालने का काम किया। यहाँ तक कि जिस तरह से वो जंगली वस्तुओं को एकत्रित करते थे और एकत्रित करके वो अपना जीवन यापन करते थे, सरकार ने धीरे धीरे उनसे वो भी लेना प्राप्त कर दिया। तो इससे भी वह स्वतंत्रता थी, उनकी वो स्वतंत्रता छीन गई और जो भौगोलिक पृथक्करण था, मैंने उनको अपनी जगह से निकालकर दूसरी अन्य जगह सेटअप कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे इसमें ईसाई मिशनरी को असर। तो ये बात सही है, जब भौगोलिक हस्तक्षेप हुआ तो जब वो निकलकर कहाँ आए, जंगलों से निकलकर कहाँ आ गए, शहरों की ओर आए, तो कई प्रकार की हमारे देश में ईसाई मिशनरी आई। ईसाई मिशनरियों ने इसका फायदा उठाया और फायदा उठाते हुए इन लोगों को क्या लिया, कैचअप कर लिया और इस तरह से उनको तरह तरह के प्रलोभन देते हुए उन्होंने अपने हक में उनको ले लिया। तो बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जो हमारे समाज की, जो ईसाई मिशनरियों में जाकर लिप्त हो गई और उन्होंने बहुत सारे अपने धर्म से दूसरे धर्म को अपनाया। मान दूसरा धर्म माने उन्होंने अपने जनजातीय धर्म को छोड़ते हुए उन्होंने ईसाई मिशनरियों का साथ दिया और ईसाई धर्म को प्राप्त किया। तो इस तरह से हमने देखा कि ईसाई मिशनरियों का भी हस्तक्षेप जनजातीय समाज में काफी रहा। अब जनजाति क्षेत्र थे जो वहाँ जनजाति पदार्थों की बहुलता तो बहुत थी, लेकिन ये चीज उन्हें प्राप्त नहीं हुई। ये सही बात हम पहले से देखते सुनते आ रहे हैं कि जनजाति जहाँ निवास करता था बहुत सारे खनिज, जंगलों में खनिज पदार्थ हुआ करते थे, वस्तुएं होते थे, कीमती वस्तुएं थे, लेकिन केवल नाम मात्र के वो मालिक थे, बाकी अन्य दूसरी चीजें उनसे प्राप्त कर ली जाती है। इसलिए जनजाति क्षेत्रों में खनिज के पदार्थों की बहुलता होती है। बाह्य समूह का शोषण, जब उन्होंने जनजातीय समाज को जंगलों से बाहर निकाला गया तो बहुत सारे ऐसे बाहरी समूह आ गए, वो उनके ऊपर शोषण करने लगे, ज़्यादा काम कराते, लेकिन काम के बदले उतना उन्हें पैसा भी प्राप्त नहीं होता था। उनकी महिला, उनके बच्चों के साथ भी शोषण होने लगा। तो इस तरह से बाहरी समूहों में जितने भी समूह थे सभी ने इनका जनजातीय समुदाय का शोषण किया और इस तरह से वो अपनी सही पहचान को धीरे धीरे भूलते गए। संस्कृति संपर्क, अब जब जनजातीय समुदाय एक अपने समुदाय में रहता था, लेकिन जब उनको भौगोलिक क्षेत्र से उनको अलग किया गया, वो अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाकर रहने लगे, तो इससे सभ्य समाज के संपर्क में आए। जब सभ्य समाज के संपर्क में आ गए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो पहचान थी, उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो भाषा थी, उससे बहुत दूर चले गए। तो उनका जो संस्कृति संपर्क था वो धीरे धीरे टूटने लगा। ये भी सबसे बड़ी एक उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट था सांस्कृतिक हीनता की भावना, जब वो अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी अन्य संस्कृति को अपनाने लगे या उन्हें मजबूरी बस अपनाना पड़ा, तो उनके मन में संस्कृति के प्रति क्या हुआ, एक हीन भावना हो गई। क्योंकि जब हम जन्म से यदि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को अपनाते, लेकिन किसी कारणवश हमें जब दूसरी संस्कृति को अपनाना पड़ता है तो हमारी अंदर की जो भावना होती है धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होने लगती है। हमारे मन में उस संस्कृति के प्रति हीन भावना आती है। तो यही क्या हुआ, यही आदिवासियों के साथ में हुआ कि उनके साथ में हीन भावना उत्पन्न हुई। नवीन राजनीतिक संस्कृति हो गई, जब उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा, भौगोलिक क्षेत्र को छोड़ा, ईसाई मिशनरियों को हस्तक्षेप किया, उन्हें कैप्चर कर लिया, तो उनके साथ में फिर एक नई राजनीतिक संस्कृति जुड़ी। और नई राजनीतिक संस्कृति जुड़ने की वजह से भी उनमें एक सबसे बड़ी समस्या आई, वो अपनी राजनीतिक संगठन को भूलते हुए, अपनी राजनीतिक संगति को भूलते हुए अन्य दूसरी संस्कृति में उन्हें को अपनाना पड़ा। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि किस तरह से जनजातीय लोगों के सामने कौन कौन सी समस्या आई और जिन समस्याओं के कारण उन्हें अपनी संस्कृति से दूर होना पड़ा। नेक्स्ट, थैंक यू।